नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शहडोल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटवारी को माफियाओं ने मार डाला। पटवारी प्रसन्न सिंह को माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया है। पटवारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे पटवारी प्रसन्न सिंह। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शनिवार की रात पटवारी प्रसन्न सिंह अपने अन्य पटवारी साथियों के साथ रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे। अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न सिंह ने पकड़ लिया था। उत्खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेत माफिया मौके पर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यह पूरी घटना देवलोंद थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की है। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रदेश में किसी सरकारी महकमे पर हमला किया गया हो। इसके पहले भी इसी अवैध उत्खनन को लेकर पुलिस से लेकर अन्य अमलों पर भी हमला हो चुका है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सरकारी महकमे के लोगों पर हमला किया गया, और इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। बावजूद इसके माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासनिक खौफ इनमें थोड़ा भी नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल तो बिल्कुल यही उठता है कि खनन माफियाओं में प्रशासन का खौफ नहीं है और ना ही पुलिस का खौफ है। क्योंकि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और सरकार लगातार दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार नदियों में उत्खनन हो रहा है। फिर चाहे वो शहडोल की सोन नदी हो या फिर नर्मदा नदी। शहडोल की सोन नदी में भी जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, उसमें पटवारी अपने 3 साथियों के साथ कल देर रात सूचना मिलने पर अवैध खनन की मौके पर पहुंचे थे। और जब वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों के साथ देखा कि बड़ी मात्रा में वहां पर ट्रैक्टर ट्राली मौजूद थी और जो सोन नदी से रेत निकाल रही थी और उनका खनन कर रही थी, जबकि उस जगह पर रेत निकालना पूरी तरीके से अवैध था और वहां पर अवैध खनन नहीं किया जा सकता था। इस बात को लेकर जब पटवारी और वहां के उसके साथियों ने वहां पर कार्रवाई शुरू की, तो वहां एक ट्रैक्टर चालक ने वहां पर जो मौजूद था खनन माफिया, उसके इशारों पर पटवारी प्रसन्न सिंह पर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसके सर पर चोट आई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके से तमाम जो माफिया थे, जो ट्रैक्टर ट्राली के चालक थे, वहां से मौके से फरार हो गए। और वहीं अपने 3 साथियों, जो पटवारी के साथी थे, उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल वही कि क्या खनन माफियाओं के से पूरी तरीके से प्रशासन का खौफ बंद हो गया? देखिए, इसमें जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि शहडोल में ही एक दिन पहले ही प्रशासन ने 250 घन मीटर रेत को जब्त किया था। लेकिन केवल कार्रवाई करना या जब्ती करना ही पर्याप्त नहीं होता है। दरअसल जब अवैध खनन होता है तो इस पर केवल और केवल जुर्माना ही एकमात्र सजा होती है, जो प्रशासन जो है माफियाओं के ऊपर लगा देता है, या जिसका जो मालिक होता है उसके ऊपर जुर्माना लगाता था। जुर्माना भले ही बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा यही होता है कि जो कार्रवाइयां भी होती है वो बहुत छोटे स्तर पर। अब इस पूरे मामले पर ही केवल ट्रक ड्राइवर जो ट्रैक्टर का चालक था, उसे ही गिरफ्तार किया गया है। बाकी इस पे जो वहां पर मौजूद था, जिसके इशारों पर ये पूरा खनन हो रहा था, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रैक्टर चालक जो है अपने कितना बड़ा उसका नहीं होता है नेटवर्क कि वो वहां पर किसी भी तरह का खनन कर सके। ये कोई बड़ा ही खनन माफिया होता है जिसके इशारों पर ये पूरा कार्रवाई होती है। तो सवाल वही कि क्या उस तक प्रशासन पहुंच पाएगा कि कौन वहां पर खनन करवा रहा था, किसके इशारों पर ट्रैक्टर चालक ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर इसमें सवाल कई खड़े होते हैं और सवाल ये खड़े होते हैं कि कब तक प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, और जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि जिसके इशारों पर ही खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, उस तक क्या प्रशासन और कानून के हाथ पहुंच पाते हैं या नहीं? बिल्कुल दुर्गेश, सही कहा आपने कि छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं, जिनके इशारों पर ये पूरा कारोबार फलता फूलता है, उन तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। चूक कहां पर दुर्गेश आप समझते हैं? क्या प्रशासनिक महकमे में उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या फिर जो खनन माफिया है वो डरते नहीं है, या फिर कहीं मिलीभगत की भी ये भनक यहां पर सामने आती है? निश्चित तौर पर प्रशासन के स्तर पर ही ये पूरा मामला होता है। दरअसल देखिए, जो खनन करते हैं, जो खनन माफिया होती हैं, वो प्रशासन के अधिकारियों से मिली भगत करके ही ये इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब जब खनन के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो खनन एक विभाग बनाया गया है, खनिज विभाग बनाया गया है, उससे अनुमति ली जाती है। वो चिन्हित जगहों पर ही वहां पर खनन की अनुमति देता है और
गहराई तक करना है खनन, नदी के कितने पास तक खनन करना है, इसका पूरा एक मापदंड तय होता है, इसकी पूरी गाइडलाइन जारी होती है और उसके मुताबिक जिनको टेंडर मिलता है, जिनको अनुमति मिलती है, केवल वही लोग ही खनन कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन होता है। स्वाभाविक बात है कि प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ये संभव ही नहीं है। वो खनन माफिया जो है मोटी रकम देते हैं और जैसा कि कहा भी जाता है मध्य प्रदेश में कि मलाईदार विभाग होता है खनिज विभाग, और वहां पर जो अधिकारी बैठते हैं वो बड़ी मोटी रकम लेते हैं इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, और पिसता है वो छोटा कर्मचारी जो कार्रवाई करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच जाता है। देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में सरकारी अमलों पर हमले हो चुके हैं, ट्रैक्टर चढ़ाए जा चुके हैं, ट्रकों से हमले किए जा सके हैं। तो स्वाभाविक बात है जो चैम्बर में बैठे अधिकारी होते हैं वो मिली भगत करते हैं, मोटी रकम लेके अवैध खनन की अनुमति दे देते हैं, और जब जो कार्रवाई की बात होती है तो छोटे कर्मचारियों को घटनास्थल पर पहुंचा दिया जाता है। नतीजा इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो निश्चित तौर पर बिना मिली भगत के तो इस तरह का खनन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को पता रहता है, खनिज विभाग को ये पता रहता है कि किस जगह पर खनन करवाना है, किस जगह पर नहीं करवाना है। तो निश्चित तौर पर इसमें पूरी मिली भगत है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर वहां अवैध खनन हो रहा था तो पटवारी के साथ बड़ा पुलिस दल वहां पर भेजा जाना था, पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते और उसके बाद वहां कार्रवाई होती। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिली भगत थी, या कहीं ना कहीं लीक हुआ था, ये पूरा जो छापामार कार्रवाई थी वो लीक हो गई थी। तभी वहां पर जो खनन माफिया थे जो सक्रिय थे और शायद इंतजार कर रहे थे सरकारी अमले का। तो निश्चित तौर पर पूरा जो मामला है ये मिली भगत के बिना संभव नहीं होता है मध्य प्रदेश में, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह के सवाल उठते हैं, खनिज अधिकारियों पर भी, प्रशासन पर भी और पुलिस पर भी, और उस खनन माफिया पर भी जिसके इशारे पर ट्रैक्टर चालक ने जो है एक पटवारी की जान ले ली। बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है दुर्गेश। और मैं आपकी समझ से जानना चाहूंगी तब्दीली की कहां पर जरूरत है? जो भी कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जाती है उसमें कहां पर सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? बात निकलकर सामने आती है कि शासन स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पर्याप्त तो वहां पर नहीं होती नजर आ रही है। और जिस तरह की जैसे कि मैंने बताया आपको, नेटवर्क की खनन की जब होती है, खदानों की जब अनुमति होती है, उसका बकायदा टेंडर निकलता है, बकायदा सरकारी स्तर पर मापदंड होते हैं। ऑनलाइन आजकल प्रक्रिया हो गई है, अब तो ऑफलाइन कोई प्रक्रिया रह ही नहीं गई है, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होती है, चिन्हित होते हैं, नक्शे तय होते हैं, किस जगह पर कितनी एरिया में आपको खनन करना है, किस घन मीटर से आपको रेत निकालनी है। उसके बावजूद भी अगर अवैध खनन हो रहा है तो इसमें प्रशासनिक एक बड़ा हस्तक्षेप करता है, और प्रशासन के स्तर पर ही सुधार की बड़ी जरूरत है। ईमानदार अधिकारियों को वहां पर बैठने की जरूरत है, और क्योंकि खनन माफियाओं की जो पकड़ होती है, देखिए बिना पॉलिटिकल पकड़ के इतना बड़ा कारोबार चलाना संभव नहीं है। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में खनन हो रहा है। हम अगर पूरे महाकौशल क्षेत्र की बात करें, ये तो विंध्य और बुंदेलखंड का क्षेत्र जुड़ गया, लेकिन महाकौशल क्षेत्र में पूरी नर्मदा नदी में अवैध खनन हो रहा है। और नर्मदा नदी में अवैध खनन का मुद्दा तो राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन हो रहा है, और उस खनन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की मिलीभगत ही होती है, राजनीतिक लोगों का ही संरक्षण होता है। तो देखिए पूरा सिस्टम एक तरीके से करप्ट है। अगर इस सिस्टम को सुधारना है, अवैध खनन को रोकना है, नदियों के संरक्षण करना है, नदियों के अस्तित्व को बचाना है, तो खनन को लेकर जो मापदंड है, जो गाइडलाइन है, उस पर बेहद सख्ती से पालन करवाने की जरूरत है। बहुत सख्ती से और बहुत बारीक निगरानी रखने की जरूरत है, तभी इस पूरे सिस्टम को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। दुर्गेश, दावे तमाम किए जाते हैं कि माफियाओं पर हम नकेल कस रहे हैं, माफियाओं की खैर नहीं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग मंचों से दावे करते हैं, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो सामने है। और ऐसी ही तस्वीर जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं महाकौशल क्षेत्र में अलग अलग जगह से सामने आती है। बिल्कुल, देखिए नर्मदा नदी में उत्खनन होना, सोन नदी में उत्खनन होना, यहाँ पर हम शक्कर नदी की बात करें वहां पर उत्खनन होना, देखिए यहाँ की रेत की जो है बड़ी डिमांड होती है, और रेत का अवैध खनन जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। देखिए बाकी जो खनिज होते हैं वो किसी निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन जो रेत होती है वो जितनी नदियां होती है लगभग सभी नदियों में रेत निकलती है। तो ऐसे में रेत का खनन जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, और सबसे अवैध यदि रेत का खनन किसी का खनन होता है तो रेत किया है। और रेत में जिस तरीके का पैसा बनता है वो जो है, जो आज की रेत बात करें तो डंपर जो है 27-28 हजार, 32-33 हजार, 40 हजार तक बिक जाता है। तो ऐसे में जो इसमें बड़ा नुकसान देखिए केवल जनता का नहीं है, केवल नदियों का नहीं है, इसमें बड़ा नुकसान सरकार को भी होता है। बड़ा राजस्व का एक नुकसान यहाँ पर खनिज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो रॉयल्टी बनती है वो प्रशासन को देनी पड़ती है। जब खनन करने की अनुमति होती है तो उसका बड़ा हिस्सा जो है राजस्व के जरिए प्रदेश को आता है और प्रदेश का खजाना भरता है। लेकिन अवैध खनन जब होता है तो उसका बड़ा नुकसान राजस्व को भी होता है, सरकार को भी होता है, और जनता को तो होता ही है। और जो नदियों का
धड़ा होता है उसके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी अवैध खनन की है। तो शहडोल की ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, किस स्तर पर उनका कानून का डर खत्म हो गया है, अधिकारियों का डर खत्म हो गया है। क्योंकि जब जैसा कि घटनाक्रम सामने आया है कि पटवारी जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर देखे कि कई बड़ी मात्रा में ट्रालियां, वहां पर दर्जनों ट्रालियां वहां पर खड़ी हुई थी, ट्रैक्टर खड़े हुए थे और धड़ल्ले से वहां पर रेत निकाली जाती देर रात रेत निकालना तो कहीं से भी जायज नहीं है। ये जब रात को खनन होता है इसका मतलब शुद्ध है कि वो अवैध ही है। और वहां पर जिस तरह की कार्रवाई हुई उससे निश्चित तौर पर ये बात निकलकर सामने आई कि अवैध खनन था और किसी के इशारों पर ही पटवारी, ये तो गनीमत रही कि एक पटवारी वो ट्रैक्टर की चपेट में आया, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी इरादा तो शायद जो पूरा हमला गया था उसे ही कुचलने का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और जरूरत है कि उचित जांच हो और प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी इस तरीके के मामले हैं जो थम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, एमपी में सिस्टम को ठेंगा दिखाते रेत माफिया, किस तरीके से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, श्योपुर के विजयपुर में रेत माफिया ने हमला किया था, सरकारी गाड़ी तोड़ी गई, जब्त ट्रैक्टर भी वहां से छुड़ा ले गए। 27 नवंबर 2021 को अमरपुर की नायब तहसीलदार को धमकी दी गई थी। नीलम श्रीवास्तव ने रेत से ओवरलोडेड ट्रक को यहां पर रोका था। रेत माफिया ने ट्रांसफर कराने की यहां पर धमकी तक दे डाली थी। मुरैना में एसपी जयदेवन की जीप पर हमला किया गया था। मुरैना वन विभाग के एसडीओ पर अवैध रेत उन्होंने जब्त किया था। रातों रात जब्त रेत गायब हो गई थी। तो ये वो तमाम मामले हैं। फरवरी 2022 को पुलिस और वन विभाग टीम पर 4 बार हमला किया गया। दतिया में रेत माफिया ने एक पुलिस जवान को यहां पर गोली तक मार दी थी। ग्वालियर के पुरानी छावनी में भी हमला किया गया था। जलालपुर इलाके में चंबल से रेत ला रहे थे माफिया, तभी यह हमला किया गया था। पेट्रोलिंग कर रहे टीआई सुधीर सिंह पर भी हमला बोल दिया गया था। बढ़ते आगे